प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, हरियाणा। गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 गणित का एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 14 सांख्यिकी। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी और यहाँ तक के 5th क्लास में भी आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ा है। यानी कि किस तरह से हम आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार के तथ्यों, संख्यात्मक आंकड़ों, सारणियों, आलेख, जिसको हम ग्राफ भी बोलते हैं, आदि के रूप में अनेक प्रकार के आंकड़ों को हम देखते हैं। और ये आंकड़े क्या होते हैं? ये सूचनाएं होते हैं। इन सूचनाओं को हम विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करते हैं ताकि इन सूचनाओं को हम आसानी से समझ सकें। इनको ग्राफ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, सारणी के माध्यम से हम इनको व्यवस्थित करते हैं। ये सूचनाएं हमें अनेक प्रकार के साधनों से मिलती हैं, जैसे समाचार पत्रों से मिल सकती है, टेलीविज़न से मिल सकती है, पत्रिकाओं से मिल सकती है, या संचार के अन्य साधनों से ये हमें सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो इस तरह से जब हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए तथ्यों को इकट्ठा करते हैं या फिर अंकों को, जो या संख्यात्मक या अन्य रूप हो सकते हैं, उनको हम आंकड़े कहते हैं। यानी कि किसी उद्देश्य के लिए जब हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं या फिर अंकों को या संख्याओं को संख्यात्मक रूप में, अंकों को संख्यात्मक रूप में इकट्ठा करते हैं, तो उनको हम आंकड़े कहते हैं। प्यारे बच्चों, में आज के इस युग में सूचना, तथ्यों, आंकड़ों का जो प्रचार प्रसार है बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान से पर पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो आंकड़े हैं, आंकड़ों से हम अपनी इच्छानुसार अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है और इसी शाखा को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर सांख्यिकी क्या है, इसको आसान सी भाषा में समझे तो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा के द्वारा में किया जाता है, गणित की जिस शाखा के द्वारा किया जाता है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। यानी कि सांख्यिकी में हम आंकड़ों का अर्थपूर्ण अध्ययन करते हैं। यानी कि आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उसमें हम सिर्फ आंकड़ों का अध्ययन से हमारा अभिप्राय है, हम आंकड़े इकट्ठे तो करते ही हैं, आंकड़ों का संग्रह तो करते ही हैं, फिर उसका विश्लेषण भी करते हैं और विश्लेषण के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो हम करते हैं कि सूचनाओं से जो हमें तथ्य निकल के आते हैं उसके अनुसार फिर आगे के प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आंकड़ों का संग्रह है, सबसे पहले आंकड़ों के संग्रह की अगर हम बात करें तो आंकड़ों का जो संग्रह है वो हम करते हैं। तो ये जो आंकड़ों का संग्रह है वो अनेक प्रकार से हो सकता है। ये संख्यात्मक रूप में हो सकता है,
या फिर ये अन्य रूपों में भी हो सकता है। जैसे कि विद्यार्थियों को कहा कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई उसको मापनी है, ज्ञात करनी है, तो इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करना। या फिर अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या, ये आंकड़े हो सकते हैं कि किसी महीने के किस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। या फिर आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं, इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपके विद्यालय में या आपके आसपास के 15 पौधों की लंबाई ज्ञात करना। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके विद्यालय में जो कमरे हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, आपके विद्यालय में कितने पंखे हैं, आपके विद्यालय में कितने शौचालय हैं। तो इस तरह से बहुत तरीकों से हम आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ये सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो इसमें से जो कुछ सूचनाएं होती हैं वो हम स्वयं एकत्रित करते हैं, और कुछ सूचनाएं या कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो वो स्वयं हम उनको एकत्रित नहीं करते हैं, कोई और व्यक्ति उनको या कोई और संस्था उनको एकत्रित करती है, हम उनका केवल प्रयोग करते हैं, हम उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो पहली स्थिति कौन सी, जिसमें स्वयं अन्वेषक मतलब जो आंकड़े इकट्ठा करता है, ने अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। या फिर इसको आसान सी भाषा में समझे कि जब आंकड़े इकट्ठे करने वाला यानी कि अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्रित करता है, तो उसको उस तरह के जो आंकड़े हैं, इस प्रकार जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं या फिर प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक केस और बनता है कि जिसमें आंकड़े स्वयं न एकत्रित करके किसी और द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं। तो दूसरी स्थिति में जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचना पहले से ही एकत्रित हो, आंकड़े प्रयोग किए गए हों, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जा सकता है। यानी कि इस तरह के जो आंकड़े हैं, इसमें जो अन्वेषक है वो खुद आंकड़े एकत्रित नहीं करता, यानी कि कोई और व्यक्ति या कोई और संस्था उन आंकड़ों को एकत्रित करती है और जो उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जब आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तो उस तरह के आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, गौण आंकड़े कहते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि ये स्रोत विश्वसनीय है, काफ़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम किसी और के आंकड़ों को प्रयोग करते हैं तो उन आंकड़ों को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्या पता कि वो हमें गलत आंकड़े दे दें या फिर वो आंकड़े विश्वसनीय न हो। तो इस तरह से जब सेकेंडरी डाटा को, गौण आंकड़ों को हम प्रयोग करते हैं, उनको बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हुआ एक्सरसाइज 14.1 के लिए बेसिक। तो यहाँ पे मोटे तौर पे दो बातें आई हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो जिसमें अन्वेषक अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठा करता है, और गौण आंकड़े वो जिसमें जो अन्वेषक है वो किसी और द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1।
इसमें कहा गया है उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में किस तरह के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आंसर इसके हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ आंसर हमने लिखे हैं कि यहाँ पे जैसे एक उदाहरण हमने लिया कि अपनी कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है, आपके विद्यालय में पंखों की संख्या कितनी है, पिछले 2 वर्षों के घर का बिजली का बिल कितना है, या फिर पिछले 2 वर्षों में पानी का बिल कितना है, पिछले 2 वर्षों में न्यूज़पेपर का बिल कितना है, पिछले 2 वर्षों में टेलीविज़न केबल का बिल कितना है। और क्या हो सकता है, चौथे नंबर पे दिया हुआ टेलीविज़न या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। ये भी आंकड़े हैं हमारे पास कि किस तरह के आंकड़े हैं, कौन जीता है कौन हारा है। और कोई शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया, शिक्षा से संबंधित कोई सर्वे किया गया, उसमें जो साक्षरता दर के आंकड़े हैं, इस प्रकार के आंकड़े। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में इनको एकत्रित कर सकते हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कि पढ़ा लिखा है या नहीं, अगर पढ़ा लिखा है तो कहाँ तक पढ़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि ऊपर दिए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिनको हम स्वयं एकत्रित करते हैं, और गौण आंकड़े वो होते हैं जो कि कोई और एकत्रित करता है, जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे अगर फर्स्ट की बात करें तो ये प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में, जो प्रश्न संख्या 1 में है जो हमने उत्तर दिया है उसी के बारे में बताना है। अब अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, ये तो हम स्वयं कर सकते हैं, तो ये तो प्राथमिक आंकड़े हुए। तो ये हुआ हमारे पास प्राथमिक आंकड़े। यहाँ पे मैं इसको P लिख देता हूँ, आप पूरा लिख देंगे प्राथमिक आंकड़े। अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, तो अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, ये जो आंकड़े हैं एकत्रित किए जा सकते हैं, यानी कि पंखों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, प्राथमिक आंकड़े। ठीक इसी तरह से पिछले 2 वर्षों में घर के बिजली का बिल, ये हम देख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। 4th नंबर पे टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4th में अगर आप देखें कि टेलीविजन या समाचार पत्रों से हमें जो चुनाव का परिणाम प्राप्त हुआ, वो चुनाव का परिणाम हमने थोड़ी बनाया है, हमने तो परिणाम को यूज किया है, अब उसको देख रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हमने नहीं एकत्रित किए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी या गौण आंकड़े। ठीक इसी तरह से 5th की बात करें अगर हम, शैक्षणिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। तो किसी राज्य की साक्षरता दर या फिर किसी देश की साक्षरता दर हमें देखनी है, तो वो क्या जो सरकार द्वारा शैक्षणिक सर्वेक्षण करवाए गए हैं उन आंकड़ों का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह के आंकड़ों को भी हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा या फिर गौण आंकड़े। प्यारे बच्चों, आप छोटा मोटा कोई शैक्षणिक सर्वेक्षण आप भी कर सकते हो, लेकिन सामान्य तौर पर जो शैक्षणिक सर्वेक्षण है उसमें हम जो सरकार या कोई जिम्मेवार एजेंसी जो सर्वेक्षण करती है उस आंकड़ों का ही हम प्रयोग में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास प्रश्नावली 14.1, बिल्कुल सिंपल सी एक प्रश्नावली थी। आपको मज़ा आया होगा काफ़ी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।